हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 7 का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 7 का नाम है निष्ठुर अनुकंपा। इस कहानी में काका कालेलकर ने यह दिखाया है कि पुरानी खानदानी इज्जत बचाने के लिए लोग किस प्रकार का आचरण करते हैं। साथ ही यह भी बताया है कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए यदि ठोस एवं कठिन कदम भी उठाना पड़े तो वह अनुचित नहीं है। तो यह एक कहानी है। तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन दिखाते वो बहुत ज़्यादा है। तो झूठी शानो शौकत का दिखावा करना बहुत ही गलत होता है, उसका परिणाम भी बहुत गलत होता है। तो किसी को सही राह दिखाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है या गलत जगह पर जा रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो अपना सच्चा हितैषी हम किसे मानेंगे? जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए उसको, या अगर आप गलत हो तो उसको गलत बताए और सही हो तो उसको सही बताए। तो सच्चा हितैषी वही होता है कि आप गलती कर रहे हो तो आपको सुधारने की कोशिश करे, आपके सुख में आपके दुख में आपका साथ दे। तो काका कालेलकर ने प्रस्तुत कहानी में दिखाया है कि खानदान की इज्जत बचाने के नाम पर 4 भाई कोई कामकाज नहीं करते। उनके घर आया अतिथि यह स्थिति देखकर उन्हें सबक सिखाता है। वह उनकी मामूली सी आय का स्रोत ही नष्ट कर देता है। अतिथि की यह निष्ठुरता उनका जीवन ही बदल देती है। तो यहाँ पे निष्ठुर का अर्थ है कठोर और अनुकंपा का अर्थ है हमदर्दी या अनुग्रह। तो कहानी हम शुरू करते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। तो कुलीन का अर्थ यहाँ पर लिया गया है ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो। तो किसी शहर में एक बहुत ही ऊंचे खानदान या ऊंचा परिवार जो पैसे वाला था वो रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे। हुनरमंद मतलब उनमें बहुत सारी खूबियाँ थी और वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते। तो उनके खानदान की इज्जत बहुत थी, क्योंकि जब वो बहुत पैसे वाले थे तो सब लोग उनको जानते थे। तो उसी खानदानी इज्जत के कारण वो कहीं भी नौकरी नहीं करते थे, कोई काम धंधा नहीं कर पाते थे। तो घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। अगर कोई काम नहीं करोगे तो घर की गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि खर्चे नहीं चलेंगे। घर की स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छिपे कम दामों में बेच चुके थे। तो घर की स्त्रियों के जो भी आभूषण थे, जो भी ज्वेलरी थी, वो भी उन्होंने छुप छुपा के सारी बेच दी थी। आखिर वह स्थिति भी आई जब घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। तो लाले पड़ना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ है तरसना। तो घर में कुछ भी नहीं बचा और खाने पीने के लिए भी वो तरस गए थे। अब क्या किया जाए, वो सब सोचने लगे। उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। तो उनके घर के बगीचे में एक पेड़ था जिसका नाम था सहीजन। सहीजन यानी मोरिंगा जिसको बोलते हैं। उसके फलने का मौसम था, यानी कि उस पेड़ को खिलने का मौसम आ रहा था। लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी। तो सहीजन के लंबी लंबी फलियां लगती हैं जिनको हम ड्रम स्टिक्स बोलते हैं। तो वो लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। तो सबके सोने के बाद में एक भाई पेड़ के ऊपर चढ़कर फलियों को तोड़ तोड़ कर वो नीचे गिरा देता था। अब देखिए उनका वो क्या करने वाला था। कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती और सहीजन की फलियां खरीद कर ले जाती। तो कुछ रात बीतने के बाद एक कुंजड़िन का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सब्जी बेचने वाली। तो सब्जी बेचने वाली आती और सहीजन की फलियां खरीद कर उनसे लेकर चली जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं से उस परिवार का निर्वाह होता। तो निर्वाह का मतलब है गुजारा। तो जब वो सब्जी वाली वो सहीजन की फलियां लेकर जाती थी, ड्रम स्टिक्स लेकर जाती थी, तो उनके बदले में उनको थोड़े पैसे मिल जाते कि उसी से ही परिवार का गुजारा हो रहा था। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया।
उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना न खाऊंगा। तो दिवाली के बाद एक दिन उनके घर पे एक रिश्तेदार आया। अब रिश्तेदार को पता नहीं था कि इनके इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि खाने के भी लाले पड़े हैं, यानी खाने को भी ये लोग तरस रहे हैं। तो जब भोजन तैयार हुआ तो कुछ तो करना पड़ेगा उन चारों भाइयों को। तो बड़े भाई ने बहाना बनाया कि आज मेरा तो सोमवार का व्रत है, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि घर में उतना ही खाना था। तो दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तो दूसरे भाई ने ये बहाना बनाया पेट दर्द का। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के घर दावत में जाना है, अतः वह शरीक न हुआ। तो शरीक का अर्थ यहाँ पे लिया है शामिल। तो तीसरे भाई ने बहाना बनाया कि उसको तो उसके अपने दोस्त के घर पे पार्टी के लिए जाना है, तो वह भी उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। सबसे छोटा भाई घर में आए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। तो सबसे छोटा भाई मेहमान के साथ बैठ गया खाना खाने। 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही। तो आग्रह का अर्थ है निवेदन। तो जब दोनों के लिए अलग अलग 2 थालियां लगी तो बूढ़ी माँ जो थी वो मेहमान, जैसे हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम बोलते हैं ना, ये लीजिए वो लीजिए, उसको खाने के लिए निवेदन करते हैं हम लोग। लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी नहीं पूछा। तो वह लड़का भी सधा हुआ था। तो कोई चीज़ परोसी जाती इससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। तो माँ जो है वो छोटे लड़के को बिल्कुल भी नहीं पूछ रही थी, और जो लड़का था वो भी बहुत ही समझदार था। तो कोई भी चीज़ उसको परोसने के लिए आते थे तो उसको पहले ही बोल देता था कि मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया। तो यहाँ पे ताड़ गया का अर्थ लिया गया है समझ जाना, कि घर में 2 बार उसने भोजन किया तो वो समझ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं, कि उनके पास भोजन नहीं है, ये बहुत ही गरीब है। फाका कशी के मारे घर की हालत खराब है। तो फाका कशी का अर्थ है यहाँ पर भूखों मरना। तो यहाँ पे इन घर वालों की हालत भूखे मरने लायक हो रही है, बहुत ही हालत खराब है इनकी। खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई, फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात को वह कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफी फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है, वह जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज्यादा पैसा उससे न मांगेंगे। तो यहाँ पे करीब रात के 10 बजे थे और वो सब्जी वाली उनके घर पर आई, और बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से, जैसे बिल्ली चलती है ना एकदम बिल्कुल आवाज़ करे बिना, तो वैसे ही बिल्ली की तरह बिना आवाज़ करे पेड़ के ऊपर चढ़ा और सहजन की बहुत सारी फलियां तोड़ दी। तो कुंजड़िन भी बहुत तेज थी। तो कुंजड़िन ने सोचा कि भाई इस वक्त तो इनको गरज, यानी कि इस वक्त इनको ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि इनके घर पे मेहमान आया है। तो इनको जितना पैसा दूंगी अभी मैं उतना वो ले लेंगे, ज़्यादा वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि मेहमान के सामने वो बोल नहीं सकते हैं। तो जो सब्जी वाली थी वो भी उनका फ़ायदा उठाना चाहती थी। तो जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम दिए और कहा, आजकल सहजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता, अब मैं तुमको पहले की तरह ज़्यादा कीमत नहीं दे सकती, तुम्हारी गरज हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। तो गरज यानी ज़रूरत। तो यहाँ पे कुंजड़िन ने कहा कि भाई आजकल सहजन की फलियां कोई खरीदता ही नहीं है, तो अभी के लिए मेरे पास इतने ही पैसे, मैं आपको इतने ही दूंगी, क्योंकि मुझे भी कुछ लाभ नहीं हो रहा है, ये फलियां मैं ले जाकर बेच रही हूँ, तो इसकी कीमत इतनी ही मिलेगी तुम्हारे, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो लो, नहीं तो मैं तो चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। तो बड़े भाई ने बहुत, अभी क्या करें, उनकी भी मजबूरी थी, उनको भी पैसा चाहिए था। तो मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे कहा कि तुम्हें जितना देना है दो, बस जोर से मत बोलो, हमारे मेहमान जो है वो जग जाएंगे। तो कुंजड़ी ने इस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंजड़िन ने दिए। तो कुंजड़िन भी बहुत तेज थी, तो उसने और फ़ायदा उठाया, उनका मौके का फ़ायदा उठाया और जो पैसे दे रही थी उससे भी कम दिए उनको, क्योंकि वो जानती थी कि अभी ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, जितना देंगे उतना ले लेंगे। तो बड़े भाई को भी, वो बेचारा लाचार था, मजबूर था,
तो उसने जितने पैसे दिए सब्जी वाली ने उतने वो उन्होंने चुपचाप से ले लिए। कुंजड़िन चली गई। चारपाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। तो सारे लोग फिर सब्जी वाले के जाने के बाद में सो गए। सब खर्राटे लेने लग गए जोर जोर से। एकमात्र मेहमान अभी भी जाग रहा था। वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। तो प्रतिष्ठित का अर्थ यहाँ पर सम्मानित लिया गया है। तो यहाँ पे जो मेहमान था उनका वो एकमात्र जगा हुआ था, वो दूरदर्शी था, यानी कि दूर तक देखने वाला। तो उसने सोचा कि यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित यानी सम्मानित खानदान है, परिवार है। तो झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पाठ के शुरुआत में ही कहा था कि झूठी और दिखावटी इज्जत बनाए रखने के लिए हमें बहुत कुछ गलत कार्य भी करने पड़ते हैं। तो मेहमान यही सोच रहा था कि झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये जो नौजवान लड़के हैं वो कुछ और कमाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सहीजन का पेड़ है उसी के भरोसे ये अपना जीवन गुजार रहे हैं और खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो वह चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के सहीजन के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पौ फटने से पहले ही नीम अंधेरे में मेहमान उस घर से चल दिया। तो यहाँ पे उनको सही रास्ता दिखाने के लिए जो मेहमान आया था वो धीरे से उठा और बिना आहट करे कुल्हाड़ी लेकर उसने पेड़ को जड़ के समेत ही उखाड़कर धरती पर गिरा दिया। और अंधेरा जब था, थोड़ा सा उजाला होने से पहले पहले ही अंधेरे में ही वो मेहमान उस घर से चला गया। सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहीजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है वैसा ही उस परिवार पर छा गया। तो जब सुबह हुई, बड़ा भाई उठा, उसने देखा कि मेहमान तो बरामदे में है ही नहीं और बगीचे में जब उसने देखा तो सहीजन का पेड़ कटा हुआ धरती पर पड़ा था। तो सारे इतने दुखी हो गए, जैसे घर में कोई बुजुर्ग मरने से कुछ जैसे दुख छा जाता है ना, मातम यानी दुख छा जाना। तो दुखी हो रहे थे सब लोग और सबके ऊपर दुख छाया हुआ था कि भाई उनका सहीजन का पेड़ किसने काटा। तो चारों भाइयों की माँ कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। तो बूढ़ी माँ जो थी वो बहुत ही गुस्सा हो रही थी। तो उसने कहा कि यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया, ये ना तो कोई रिश्तेदार ना हमारा मेहमान था, ये पिछले जन्म का हमारा कोई दुश्मन ही होगा जो हमारे पेड़ को काट कर गया है। तो अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहीजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला? तो माँ ने कहा कि हमारी इतनी बुरी हालत देखकर उसको दया आ रही थी, तो वो हमारे पेड़ को ना काट के हमें 8-10 मन अनाज भेज देता तो उसका क्या बिगड़ जाता? हमारे परिवार को भरपेट खाना मिल जाता था। तो हमारे परिवार के एकमात्र सहारा जो था सहीजन का पेड़, उसको भी उसने काट दिया, उसको क्या मिला उससे? तो बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई। तो पुश्तैनी का अर्थ है यहाँ पे कई पीढ़ियों से चला आता। तो यानी कि बड़े भाई ने कहा कि अम्मा जब तक हमारा बस चला हमने अपनी घर की जो बरसों से चली आ रही इज्जत है उसको हमने बचाई और ना किसी की नौकरी की, ना किसी के आगे हाथ फैलाया। मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं हमें काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि आदमी कभी बहुत पैसे वाला हो और कभी वो गरीब हो जाए तो वो कहीं पे काम ना करे। ये कहाँ लिखा है? काम नहीं करेगा तो भूखे ही मरेगा। तो इससे अच्छा है कि वो कहीं काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करे। तो ऐसे ही बड़े भाई ने कहा कि हमने बहुत सालों से घर की इज्जत बचा के रखी है, लेकिन अभी हमारा जीवन गुजारने के लिए हमें किसी न किसी को कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों को अच्छी इज्जत दी। जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे चारों भाइयों को बहुत अच्छी इज्जत मिलती थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। जहाँ जाते वही लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। तो वे जो भाई थे
वो जहाँ भी जाते थे उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाता था, बर्ताव यानी व्यवहार, क्योंकि वो बहुत ही खानदानी और ईमानदार व्यक्ति थे। एक बड़े धनी मानी सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी रख लिया। अन्य भाई भी कहीं ना कहीं लग गए। तो 1 साल बीत गया। चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। तो जब देखो, खानदानी इज्जत बचाने के चक्कर में वो कितने सालों तक अपने घर में बैठे रहे और दाने दाने को वो लोग तरस गए थे। लेकिन इस बार वो घर की इज्जत को बचाने के चक्कर में घर पे बैठे नहीं रहे। वो बाहर कहीं काम ढूंढने के लिए निकले। तो बड़े भाई को तो एक धनी व्यक्ति ने अपने यहाँ पे रख लिया और जो छोटे थे वो भी कहीं ना कहीं लग गए। तो इस प्रकार ईमानदारी और मेहनत से 1 साल बीत गया और उनकी हालत इतनी अच्छी हो गई कि उनके घर में दूध घी और कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। दूसरी दिवाली आई। वही मेहमान फिर उनके घर आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। तो उसने कबूल का अर्थ है यहाँ पे स्वीकार। तो जो मेहमान सहीजन का पेड़ काट कर गया था वही मेहमान दिवाली पर फिर से आया और उसने स्वीकार किया कि उनके सहीजन का पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, यानी कि उसने वो कठोर कार्य किया जरूर था लेकिन उसके दिल में बहुत ही दया थी उनके लिए, नेक नियति थी। उसकी जो नीयत थी वो बिल्कुल भी खराब नहीं थी। वो उनका भला चाहता था, इसके लिए वो ऐसा करके गया। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो कभी काम नहीं करते और उसी पेड़ के सहारे वो मुश्किल से अपना जीवन गुजारते थे। कोई खराब इरादा उसका नहीं था। घर के लोग भी ये अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की। तो खातिरदारी का अर्थ है आवभगत करना, सेवा करना। तो चारों भाई उसके नेक नियति को जान गए थे और बड़े प्रेम से उसकी सेवा की, उसकी आवभगत की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया था। तो यहाँ पे काहिली का अर्थ लिया गया है सुस्ती या ढिलाई और बदकिस्मती का लिया गया बुरा भाग्य। तो आपने उस दिन हमारा सहजन का जो पेड़ है वो नहीं काटा, आपने हमारी जो सुस्ती है, ना कमाने की जो इच्छा थी वो और हमारा जो बुरा भाग्य है उसको काट कर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुजदिल बन जाते। तो बुजदिल का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कमज़ोर, जिसमें हिम्मत नहीं हो। तो हम उस समय आपको बहुत बुरा भला कह रहे थे। तो आप उस समय अगर आप हमारे पास 10-5 मन अनाज छोड़ जाते तो हम उसी अनाज के सहारे अपना जीवन गुजारा करने लग जाते और आप हमें और भी ज़्यादा कमज़ोर और ऐसा बना देते कि जिसमें हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की। तो आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हों तो ऐसे हो। तो उसने कहा कि आपने हमारा पेड़ ही नहीं गिराया बल्कि हमारी किस्मत जो है वो बहुत ही ऊंची उठा दी। आपने हमें परिश्रम करना, मेहनत करना और कमज़ोरी से लड़ना सिखाया। और अगर दुनिया में कोई भाई बंधु या मित्र हो तो आपके जैसा हो, नहीं तो नहीं हो। तो आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की तरफ। श्रुतलेख में हमारे पास शब्द हैं जायदाद, आभूषण, सहीजन, कुंजड़िन, निर्वाह, रिश्तेदार, शरीक, आग्रह, फाकाकशी, ढोंग, खराटे, प्रतिष्ठित, कुल्हाड़ी, बुजुर्ग, पुश्तैनी, खातिरदारी, काहिली, बदकिस्मती, बुजदिल, भाई बंधु। सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखते हैं हम। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, परिवार के निर्वाह का क्या साधन था? तो परिवार के निर्वाह का साधन सहीजन का पेड़ था जिसकी फलियों को तोड़कर बेचा जाता था। दूसरा प्रश्न है, कुंजड़िन ने सहीजन के दाम कम देने का क्या कारण बताया? तो कुंजड़िन ने बताया कि आजकल सहीजन की मांग नहीं है, बाजार में लाभ नहीं मिलता। ग है, भाइयों के लिए नौकरी करना क्यों आवश्यक हो गया था? तो आमदनी का एकमात्र सहारा सहीजन के पेड़ को काट दिए जाने पर भाइयों के लिए नौकरी करना आवश्यक हो गया। घ है, 1 वर्ष में कुलीन परिवार की दशा अच्छी कैसे हो गई? तो कुलीन परिवार के चारों भाई काम काज करने लगे जिससे 1 वर्ष में परिवार की आर्थिक दशा अच्छी हो गई। आगे हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर।
लिखित का पहला प्रश्न है, कुलीन परिवार के सदस्यों द्वारा नौकरी न करने का क्या परिणाम हो रहा था? कुलीन परिवार के सदस्यों की नौकरी न करने से खाने के भी लाले पड़ने लगे, घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ती गई, आखिर में कुछ भी ना बचा। और ख है, रिश्तेदार के सामने भोजन के समय भाइयों ने परिवार की बुरी दशा छिपाने के लिए क्या किया? तो रिश्तेदार के सामने भोजन के समय बड़े भाई ने सोमवार का व्रत होने का बहाना बनाया, दूसरे भाई ने कहा कि पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है, तीसरे ने दोस्त के यहाँ दावत में जाने की बात कही। इस प्रकार सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाया। ग है, मेहमान ने सहीजन के पेड़ को क्या सोचकर काटा? तो कुंजड़िन के चले जाने पर मेहमान ने सोचा कि यह इतना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है, झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। घ है, पेड़ को कटा देखकर चारों भाइयों की माँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो पेड़ को कटा देखकर माँ मेहमान को पिछले जन्म का दुश्मन बताने लगी। वह कहने लगी कि अगर मेहमान को हमारी हालत पर तरस आ रहा था तो 8-10 मन अनाज भेज देते, हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहीजन के पेड़ को क्यों काट डाला? आगे है, दूसरी दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उसे क्या कहा? तो दूसरी दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उनसे कहा कि आपने उस दिन हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली बदकिस्मती काट कर फेंक दी। अगर आप 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिरकर बुज़दिल बन जाते। आपने पेड़ काटकर हमारी गिरी हुई किस्मत को भी ऊंचा उठा दिया। दुनिया में आपके जैसे भाई बंधु होने चाहिए। आगे है, वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार क्रम दीजिए। तो क है, करीब 10 बजे रात गए कुंजड़िन आई, क्रम होगा 4। ख है, मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं, 3 नंबर। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान और पेड़ गायब है, 5 नंबर। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी, 1 नंबर। कहीं ना कहीं काम ढूंढना पड़ेगा, 6 नंबर। उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था, 2 नंबर। पेड़ गिराकर आपने हमारी किस्मत को ऊंचा उठा दिया, 7 नंबर। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो पहला है, कुलीन परिवार के लड़के अपनी खानदानी इज्जत के कारण कोई काम धंधा नहीं कर पाते थे, हाँ। ख है, कुंजड़िन ने सहजन की फलियों के मुँह मांगे दाम दिए, नहीं। ग है, घर छोड़ने से पहले मेहमान ने पेड़ को जड़ के पास से काट कर गिरा दिया, हाँ। घ है, चारों भाइयों को कहीं नौकरी ना मिली, नहीं। ड़ है, मेहमान ने नेक नियति से पेड़ काटा था। च, मेहमान के दोबारा आने पर चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से खातिरदारी की, हाँ। आगे है, सोच कर लिखिएगा प्रश्न। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं। विद्यार्थी जीवन में यह कहाँ तक सत्य है? तो यूं तो हर उम्र में उद्यम का अपना महत्व होता है, किंतु विद्यार्थी जीवन में इसका सर्वाधिक महत्व है। इस उम्र में बालक न केवल ऊर्जा, उत्साह और ग्रहण करने की क्षमता का भंडार होता है, अपितु सीखने की गति भी इस उम्र में तीव्रतम होती है। नया सीखने और कुछ कर दिखाने की इस उम्र में निरंतर परिश्रम का अर्थ होता है, निरंतर सफलता प्राप्त होना। इच्छा से कार्य सिद्ध होने की कल्पना केवल आलसी और कायर ही करते हैं। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये हमें बताना है। तो पहला है, परिवार पुल्लिंग, दोस्त पुल्लिंग, थाली स्त्रीलिंग, फलियां स्त्रीलिंग, पेड़ पुल्लिंग, इज्जत स्त्रीलिंग। दूसरा प्रश्न है, मैं, में और की का प्रयोग उचित स्थान पर कीजिए। तो पहला है, किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। ख है, आज मैं खाना न खाऊंगा। ग है, उसने फलियों के दाम और भी घटा दिए। घ है, लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियां लगी हुई थी। ड़, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। च, यहाँ चारों ओर हरियाली है। छ, परिवार की जायदाद बरामद हो चुकी थी। ज, मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी का शिकार हैं।
प्रश्न संख्या 3 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो कुलीन, जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, जो कई पीढ़ियों से चला आता हो पुश्तैनी, काम में लगा रहने वाला कर्मठ, पुराने समय का प्राचीन या पुरातन, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। प्रश्न संख्या 4 है, कुछ विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए ज और फ वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर लिखा जाता है, जैसे इज्जत, फाका कशी। तो ज और फ के 5-5 शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। मेज, कागज, प्याज, जबरदस्ती, राज। फ का तूफान, तरफ, फौरन, फन, फायदा। 5वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे पहला है, दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द उठ रहा है। तो यहाँ पे अल्प विराम और आखिर में पूर्ण विराम। ख है, हाय यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था। तो हाय के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह। ग है, सहीजन के पेड़ को इसने क्यों काट डाला। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। घ है, घर में दूध घी की कमी नहीं रही। तो दूध और घी के बीच में योजक चिन्ह और आखिर में पूर्ण विराम। प्रश्न संख्या 6, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रयोग से बने वाक्य। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और सुनने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तथा जिसकी बात हो रही है उसे तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं अगले सप्ताह कानपुर जाऊंगा, तो उत्तम पुरुष। यदि चाहो तो तुम भी चलो, मध्यम पुरुष। वह कानपुर पहले ही पहुंच चुका है, अन्य पुरुष। प्रश्न संख्या 7 है, विशेषण। तो यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थान में उचित विशेषण शब्द हमें लिखने हैं। क है, उसे इन लोगों की दयनीय दशा की जानकारी ना थी। ख है, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया। ग है, एक धनी सज्जन ने बड़े भाई को नौकरी पर रख लिया। घ है, दूसरी दिवाली आई। ड़ है, 2 थालियां लगाई गई। प्रश्न संख्या 8 है, वाक्यों को शुद्ध करके हमें दोबारा से लिखना है। पहला है, मेहमान फिर उनके घर आई। तो मेहमान फिर उनके घर आया। बड़े भाई मुंह पर हाथ रखकर कहा। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा। पेड़ में चिड़िया बैठी है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। उसका प्राण निकल गया। उसके प्राण निकल गए। सरिता बहुत विद्वान है। सरिता बहुत विदुषी है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।